नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के कृषि मंत्री का जोशीमठ को लेकर बयान। शहरी और उद्यान विभाग की जमीन पर बन रहे प्री फैब्रिकेट्स शेल्टर, खेती की भूमि का आंकलन कर अधिकारियों को दिए पूर्ति के निर्देश। पूर्व विधायकों के संगठन का पहला सम्मेलन बन रहा सरकार के खिलाफ आग उगलने वालों का मंच। एक्स एमएलए राजेश शुक्ला ने कर दिया था बहिष्कार। अध्यक्ष लाखी राम जोशी ने बताया पर्सनल वक्तव्य। उत्तराखंड में अभी नहीं होगी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती। धामी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी से इनका इंतजार। उच्चतम न्यायालय के हाईकोर्ट के फैसले पर लगाया था स्टे। अंकिता मर्डर केस 1 से 3 फरवरी के बीच होगा पुलकित आर्य का पॉलीग्राफ टेस्ट। पुलिस तैयारी में जुटी, सवालों की फहरिस्त। पुलकित का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। और पहाड़ों में बदला मौसम का मिजाज। ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी। बर्फ की चादर में ढकी चोटियां। निचले इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ ठंड ने दी दस्तक। और अब खबरें विस्तार से। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक समीक्षा बैठक हो रही है। इस दौरान जोशीमठ के भविष्य को लेकर कई ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। वहीं अब उद्यान विभाग भूमि पर प्री फैब्रिकेट्स शेल्टर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। साथ ही उत्तराखंड का कृषि विभाग भी चौकन्ना नजर आ रहा है। हालांकि जोशीमठ शहर में बहुतायत मात्रा में खेती नहीं होती है, लेकिन फिर भी अधिकारियों को सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जहां पर नुकसान हुआ है वह शहर के वार्ड है, वहां पर खेती नहीं होती है। जहां शिफ्ट किया जा रहा है वहां उद्यान विभाग की जमीन है। साथ ही स्थानीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अगर कृषि योग्य भूमि है तो उसका आकलन कर प्रस्तुत करें और उसकी आपूर्ति की आवश्यक की जाएगी। हमने अपने अधिकारियों से, क्योंकि जहां पर ये नुकसान हुआ है वो शहर के वार्ड है, वहां पर खेती नहीं है, और अभी जहां उनको शिफ्ट किया हमारे उद्यान विभाग की जमीन है। हमने अपने अधिकारी को, जो स्थानीय वहां के अधिकारी निश्चित किया है कि अगर कहीं कृषि का, हॉर्टिकल्चर का कोई नुकसान हुआ है उसको आकलन प्रस्तुत करें और वो होगा, उसकी पूर्ति भी जो है हमारी सरकार करेगी। देवनगरी जोशीमठ इस वक्त भूधसाव की जद में है, जिस कारण से दर्जनों परिवार जोशीमठ से बेघर हो चुके हैं, जिसके चलते पीड़ित परिवारों को फिलहाल राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है। वहीं राहत शिविरों में रह रहे सभी पीड़ित परिवारों के लिए सरकार ने फिलहाल अच्छी सुविधाएं कर दी है। बड़ी बात तो यह है कि जोशीमठ के पीड़ित परिवारों के लिए सरकार आजकल प्री फैब्रिक हट का निर्माण कार्य कर रही है, जिसका जगह जगह पर निर्माण कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। वहीं यह है कि जोशीमठ के पीड़ित परिवारों के लिए ढाका गांव में एनटीपीसी के प्लॉट में पीड़ित परिवारों के लिए प्री फैब्रिक हट का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन ढाक गांव के स्थानीय लोगों ने इस निर्माण कार्य को रोक दिया है। वहीं ढाक गांव के स्थानीय लोगों का कहना है कि हम जोशीमठ के लोगों के साथ हर पल तैयार है, लेकिन ढाक गाँव भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ भी आए दिन दरारों का आना जाना जारी है। इस कारण गाँव को भी खतरा बना हुआ है। और हम लोग भी यहाँ पे प्रभावित हैं। हमारे गांव के नीचे से टनल है। कल के दिन यही दशा, जोशीमठ की दशा अगर यहाँ हो गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप हमारी जमीन पे दूसरे लोग को बसा रहे हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे ही भटकते रहेंगे। ढाकी एक सदस्य हूँ और हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई है कि यहाँ हम कुछ बना रहे हैं। एनटीपीसी की जमीन है, पहले ढाक वालों से खरीद रखी है, कोई बात नहीं, हमारे गांव की जमीन है वो। और उसी टर्नल की वजह से यहाँ से नीचे से टर्नल जा रहा, उसी टर्नल की वजह से हर तीसरे घर में दरार हैं। आज तक शासन प्रशासन कोई नहीं आया देखने। ये यहाँ पे इसलिए इन्हें ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे काम हो रहा है, क्या प्रशासन ने यहाँ आया, हमको पूछा, हम किस हिसाब से ये काम हो रहा है, क्या कल को यहाँ पे क्या बनेगा क्या नहीं, हमें क्या पता है? हमें पूछना चाहिए था कि ये काम हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे, हमारी जमीन है, हमें पूछना चाहिए था।
असुरक्षित है। यहाँ पर से ऊपर से भी धसाव आ रहा है, नीचे से भी एनटीपीसी वालों ने जितनी जमीन थी उसके बदले नीचे से पूरा धसाव काट दिया है। नीचे से पूरा धसाव जा रहा है। नीचे से उन्होंने कहा कि चक्का डैम बनाएंगे और यहाँ इधर ये जमीन में उन्होंने बोला था कि वो कॉलोनी बनाएंगे, CSF वालों की कॉलोनी बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल लाएंगे। कहाँ का हॉस्पिटल, कहाँ की कॉलोनी, कहाँ का स्कूल। उत्तराखंड में पहली बार बने पूर्व विधायक संगठन के रविवार को हुए सम्मेलन में भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला की नाराजगी पर संगठन के अध्यक्ष लाखीराम जोशी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कई बार व्यक्ति सरकार के सामने अपने नंबर बढ़ाने का कारण ऐसा कर देता है, लेकिन जिसके बारे में वह कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि संगठन सरकार के साथ किस तरह से अपने अनुभव को उपयोग कर सकता है, उसके लिए संगठन का निर्माण किया गया है। पहला जो सम्मेलन रहा बहुत अच्छा रहा। एक आध घटनाएं थी तो ऐसे कभी कभी लोग जो है अपना नंबर बढ़ाने के लिए इस प्रकार की हरकत भी कर लेते हैं, और हम ये समझते हैं कि लगभग उसी दिशा में ये ऐसा किसी ने अगर किया है तो उसी दिशा में ये प्रयास किया गया था, और जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ सब लोगों ने अपने सुझाव दिए और कोई आलोचना का कोई विषय नहीं था। वहाँ इतने अच्छे अच्छे सुझाव आए, वो बैठ करके सुनते तो उनको जो है उनको अच्छा लगता, वो भी अपने सुझाव देते, लेकिन जो है दुर्भाग्य के वो चले गए। देहरादून में 10 साल पुराने विक्रम संचालकों को अंतिम नोटिस जारी कर 31 मार्च तक ही आवेदन का मौका दिया गया है। 31 मार्च के बाद किसी भी डीजल संचालित विक्रम को राजधानी देहरादून में संचालन की अनुमति नहीं होगी। 10 साल पुराने डीजल से चलने वाले विक्रमों के संचालकों को परिवहन विभाग ने अंतिम नोटिस जारी किया है। डीजल संचालित सभी विक्रमों को चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा बहाल। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से यशराज आनंद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशराज, 10 साल पुराने विक्रम को बाहर कर दिया गया है, विक्रम संचालकों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है, क्या कुछ तमाम जानकारी है? जी बिल्कुल, जैसा कि सरकार लगातार इस प्रदूषण के खिलाफ भी कार्य कर रही है। सरकार का यह भी कहना है कि उत्तराखंड जो पर्यटन के दृष्टिकोण से एक बेहद ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहाँ पर प्रदूषण एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनती जा रही है। इसी को देखते हुए 10 साल पुराने विक्रमों के संचालकों को अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया है और 31 मार्च तक ही वो उन्हें आवेदन करने का मौका दिया गया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 31 मार्च के बाद किसी भी डीजल संचालित विक्रम को राजधानी में संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं 10 साल पुराने डीजल से चलने वाले विक्रमों के संचालकों को परिवहन विभाग ने अंतिम नोटिस भी जारी किया है और डीजल संचालित सभी विक्रमों को चरणबद्ध तरीके से बाहर किया जाएगा। तो इस प्रकार से यह एक सरकार का फैसला था। सरकार ने बहुत पहले भी ये सारी बातें विक्रम संचालकों को, ऑटो और टैक्सी वालों को इस तरीके की सारी जानकारियां दे दी थी, लेकिन इसके खिलाफ विक्रम संचालकों ने और टैक्सी यूनियन के अधिकारियों ने, लोगों ने बैठकें भी की और धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया सरकार के खिलाफ। यह नियम जो है उनके विरुद्ध है। इस नियम से कई विक्रम ऑटो संचालक जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे, जो अपनी पूंजी फंसा लिए हैं वो उनकी पूंजी वापस नहीं हो पाएगी। लेकिन यह बहुत बड़ी बात है, समस्या यह है कि जिस तरीके से देहरादून जो पर्वतीय और वनों का क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ पर बढ़ते प्रदूषण के खतरे को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हमेशा कहना होता है कि उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्यों की गिनती में रखा जाएगा और सबसे ऊपर अव्वल दर्जे में वो उत्तराखंड राज्य आएगा। देखा जाए तो प्रदूषण के दृष्टिकोण से दिल्ली जो है विश्व के सबसे प्रथम स्थान में आता है प्रदूषण के दृष्टिकोण से, लेकिन उत्तराखंड भी कहीं ना कहीं अवस्थान रहा है। तो इसीलिए उत्तराखंड में प्रदूषण ना हो, उत्तराखंड में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, क्योंकि एक प्रदूषण जो होता है उससे अनेक समस्याएं होती है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा यह आदेश जारी किया गया था और परिवहन विभाग और RTO के द्वारा यह जारी किया गया। तो यदि यह देखा जाए तो एक सकारात्मक कदम है, लेकिन विक्रम संचालकों
के द्वारा यहाँ पर आपत्ति जताई जा रही है। जी यशराज, इसी के साथ में जो विक्रम संचालक है उनको नोटिस जारी होने के बाद उन संचालकों का क्या कहना है? बिल्कुल, जैसा कि मेरी संचालकों से बातचीत भी हुई, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि विक्रम संचालक जो है वो बहुत कम उनकी आमदनी होती है। वो रोजी रोटी के लिए इसी पर निर्भर रहते हैं। यदि ऑटो और विक्रम पर पाबंदी लगा दी जाएगी 10 साल से पुराने पर, तो ये उनके लिए हानिकारक साबित होगा। उनके परिवार रोड पर आ जाएंगे, भरण पोषण की समस्या आ जाएगी, शिक्षा चिकित्सा की समस्या आ जाएगी। तो इसी तरीके से वो अपनी परेशानियां गिना रहे थे, लेकिन वो यह नहीं समझने को तैयार थे कि इससे कहीं ना कहीं उनके भी परिवार वालों के सेहत पर असर पड़ेगा। यदि 10 साल पुराने, जैसा कि नियम भी है, 10 साल पुराने डीजल से चलने वाले वाहनों को प्रतिबंध किया जाएगा, तो उन्हें भी जरूर सरकार की इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन वो किसी तरीके से बात मानने को तैयार नहीं है और वो कह रहे हैं कि यदि सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है तो फिर से वो प्रदर्शन करेंगे या विक्रम को बंद किया जाएगा। 1 दिन 2 दिन के लिए वो बंद रखेंगे ताकि यातायात में असुविधा हो। जी यशराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। पाक जायरीन का जत्था अमृतसर ट्रेन से पहुंचे जायरीन। अजमेर से खबर सामने आ रही है, ख्वाजा गरीब नवाज का 811वां उर्स परवान पर सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में ठहरेंगे, उर्स में शामिल। अजमेर में 2 साल बाद पहुंचा पाक जायरीन का जत्था। अमृतसर ट्रेन से पहुंचे जायरीन, रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा की गई। ख्वाजा गरीब नवाज का 811वां उर्स परवान पर है, सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में ठहरेंगे, उर्स में होंगे शामिल। पाक जायरीन पहुंचे अजमेर, 2 साल बाद अजमेर पहुंचे जायरीन का जत्था। अमृतसर ट्रेन से पहुंचे और रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए थे। आपको बता दें कि ख्वाजा गरीब नवाज का 811वां उर्स परवान पर है, जिसको लेकर ये जायरीन अजमेर पहुंचे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज का 811वां उर्स परवान पर है, जिसको लेकर सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में जायरीन ठहरेंगे, उर्स में शामिल होंगे। 2 साल बाद अजमेर पहुंचा पाक जायरीन का ये जत्था। अमृतसर ट्रेन से पहुंचा और रेलवे स्टेशन पर इस दौरान कड़ी सुरक्षा की गई थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, अजमेर शरीफ में जायरीन का जत्था पहुंचा है, 811वां उर्स होने वाला है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? किस प्रकार से ये जत्था अजमेर पहुंचा, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2 साल बाद अजमेर पाक जायरीनों का जत्था है, जो अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 811वें उर्स में यहाँ पर आया है। 2 साल कोविड के थे, 2 साल कोविड में पाक जत्था नहीं आया था, लेकिन कोविड समाप्त होने के बाद आज एक बार फिर पाकिस्तान का जो जत्था है, 240 लोगों का जायरीनों का जत्था है, जो अजमेर रेलवे स्टेशन पर इस वक्त आ चुका है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो कड़े सुरक्षा इंतजाम है, सुरक्षा एजेंसियां है जो काफी अलर्ट मोड पर है। इसके बीच इनको यहाँ बसों से, पाकिस्तान जो जायरीनों का जत्था है उन्हें बसों से सेंट्रल गर्ल्स स्कूल ले जाया जाएगा। उनकी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहाँ पर दिए गए। जी गौरव, ये पाक जायरीन का जो जत्था है कब तक अजमेर में या भारत में रहने वाला है, और क्या कुछ उर्स को लेकर तैयारियां वहां पर चल रही है? जी देखिए, ये
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 811वें उर्स में ये लोग शरीक होने आते हैं हर साल की तरह। आपको बता दूं कि जो इनकी ट्रेन थी वो 9:05 पर आने वाली थी, लेकिन कोहरे की वजह से ये जो ट्रेन थी काफी लेट हो चुकी थी। और अब ये लोग अजमेर के रेलवे स्टेशन पर अभी आ चुके हैं और अब इनको बसों के द्वारा जो है सेंट्रल गर्ल्स स्कूल ले जाने का कार्यक्रम है। अभी इनका जो उर्स में 2 दिन का रुकने का स्टॉप बताया जा रहा है कि ये अजमेर उर्स में 2 दिन यहाँ रुकेंगे। जो इनकी तरफ से जो जायरीन है ये पाकिस्तान के या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जाएंगे और दरगाह में भी कड़े सुरक्षा इंतजाम के साथ ही इनको ले जाया जाएगा। जी गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून के राजभवन। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में डीएलएड प्रशिक्षु शिक्षक विवाद के कारण शिक्षकों के रिक्त पदों को अभी तक भरा नहीं गया है। दरअसल बेसिक शिक्षक भर्ती में एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों ने शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षक भर्ती में खुद को सम्मिलित किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें हाईकोर्ट ने डीएलएड प्रशिक्षु शिक्षकों को राहत देते हुए सिंगल बेंच और डबल बेंच ने आदेश दिया था कि शिक्षकों को भर्ती में सम्मिलित किया जाए। हाईकोर्ट के इस फैसले पर राज्य सरकार ने न्याय विभाग से विधिक राय मांगी थी, जिसे न्याय विभाग ने नियुक्तियों में डीएलएड प्रशिक्षण शिक्षकों को सम्मानित करने पर सहमति जताई थी। लेकिन उच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में बीएड और टीईटी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया। यही कारण है कि शिक्षा विभाग शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रहा है। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं उसमें एनआईएस और डीएलएड को लेकर के अलग अलग पक्ष हैं, जिसमें एनआईएस को भी उसमें सम्मिलित किए जाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया था। तत्क्रम में जो प्रभावित पक्ष था वो माननीय उच्चतम न्यायालय गए और वहाँ से उसको स्टे कर दिया गया है। तो हम लोगों ने परीक्षण के लिए भेजा था, शासन स्तर पर परीक्षण किया गया और फिलहाल यह उचित पाया गया कि न्यायहित में उसको अभी प्रतीक्षा में रखा जाए और इसलिए कोई प्रक्रिया हम अभी शुरू नहीं कर रहे हैं। 31 जनवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2021 की सुनवाई होनी है, जिसमें हम एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी प्रतिवादी हैं। हमारे लोगों द्वारा भी अपना पक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मजबूती के साथ रखा जाएगा। अंकिता मर्डर केस मामला 1 से 3 फरवरी के बीच होगा पुलकित का पॉलीग्राफी टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आरोपी का नार्को टेस्ट भी किया जाना है। पुलिस तैयारी कर चुकी है, सवालों की फहरिस्त तैयार हो चुकी है। पुलकित ने अपनी शर्तों के आधार पर टेस्ट के लिए भरी हामी। अंकिता मर्डर केस के 1 से 3 फरवरी के बीच होगा पुलकित का पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आरोपी का नार्को टेस्ट भी किया जाना है। पुलिस तैयारी कर चुकी है और तैयार कर चुकी है सवालों की फहरिस्त।
मुख्यमंत्री से मिले एम्बार इंडिया के सीईओ जोशीमठ भूदसाव से प्रभावितों के लिए प्री फैब्रिकेट्स हट्स बनाने में सरकार का करेंगे सहयोग। लोगों की मदद के लिए 100 से 150 प्री फैब्रिकेट्स हट्स बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी से की है जोशीमठ के प्रभावितों की मदद करने की अपील। प्रभावितों की मदद को बताया मानवता की सेवा। मुख्यमंत्री से मिले एम्बार इंडिया के सीईओ। पहाड़ों में मौसम का मिजाज फिर से बदला हुआ नजर आ रहा है और शुरू हो गई है एक बार फिर से बारिश। जी हां, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं चमोली जिले की, जहां ऊंचाई वाले इलाकों में फिर एक बार मौसम का मिजाज बदल चुका है। बता दें कि जोशीमठ की सभी ऊंची चोटियां इस वक्त बर्फ की चादर में ढक चुकी है। वहीं बात करें बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, भविष्य बद्री और साथ में ओली की, तो यहाँ पर 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते सभी तीर्थ स्थल और सभी पर्यटन स्थल बर्फबारी की चपेट में आ चुके हैं, जिस कारण निचले इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ ठंड के दस्तक दे दी है और लोग अब अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें निचले इलाकों की, तो निचले इलाकों में भी कई ग्रामीण इलाके इस वक्त बर्फ की चादर में ढक चुके हैं। यहाँ 1 फीट से अधिक बर्फ जम चुकी है। वहीं मौसम विभाग की जानकारी बिल्कुल उत्तराखंड में सही साबित हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जोशीमठ से नवीन भंडारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, जोशीमठ इस वक्त दरारों की जद में दब चुका है, ऐसे में मौसम ने भी करवट ले ली है और जहां पर राहत और बचाव कार्य हो रहे हैं, मौसम की वजह से वो भी शायद प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जोशीमठ देवनगरी की यहाँ पर बात होती है, तो जोशीमठ देवनगरी जो अधिकांश वार्ड हैं यहाँ पर वो खतरे की जद में पहुंच चुके हैं और लोग अभी भी परेशान हैं भूदसाव को लेकर के। और बड़ी बात तो यह है कि ऊपर से मौसम की मार भी लगातार चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में देखी जा रही है। और बड़ी बात तो यह है कि बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, गोविंद घाट, जो तमाम जो पर्यटक स्थल हैं, जो तमाम तीर्थ स्थल है, यहाँ पर लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। जी, बर्फबारी का असर हाईवेज पे क्या कुछ हो रहा है? हाईवेज को बंद किया गया है या फिर वहां पर भी यातायात जारी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर निचले इलाकों की बात की जाए तो निचले इलाकों में देर रात हल्की हिमपात जरूर देखने को मिली, लेकिन हाईवे की यहाँ पर बात होती है तो हाईवे यहाँ पर बिल्कुल खुला हुआ है। जी नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और ये पूंजीपति दे रहे हैं जीएसटी 3% के करीब। उनकी हिस्सेदारी देश की संपत्तियों में 5% लोगों के पास 60% हिस्सेदारी संपत्तियों में है और यहाँ पर 50% गरीब के पास देश